ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। कट कर दो भैया आप अपनी तरफ से फोन। ठीक ठीक। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग बेटा जी, ऋषु, भारती, मैं एकदम ठीक हूँ बेटा जी। विकास छेत्री, पंकज पंत, मधु सिंह, राज, गौतम, चेतन, विश्वास जी, शानू पांडे, अजय, एसएससी, और समृद्धि वर्मा, सतीश कुमार, इंडियन रेलवे फैन क्लब बॉय, S&S क्लासेस, सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा जी। हाँ, मैं अब तबीयत ठीक है बेटा, तबीयत ठीक है, बढ़िया है। ऐसे ही चलती रहती है, मामला ऐसा ही है, कभी भी वॉमिटिंग वगैरह हो जाती हैं तो वो मेरे हाथ में रहता नहीं है थोड़ा मामला। ठीक है, तो कल तक कल मतलब परसों, पहले तो माफ़ी चाहूँगी, कल क्लास नहीं ले पाई, ठीक है। और बढ़िया रहेगा। आज हम अपना जितना भी हमने करा था उसको लपेटते हुए और आज पूरा मामला फिनिश कर लें। तो हम लोगों ने समझा था कि भैया ये जर्नी कैसे चलेगी, कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन की पूरे वर्ल्ड में बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशन की यानी संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, ये भी समझा कि ज़रूरत इसलिए होती है कि हर चीज़ रिटन में रहेगी, लिखित में रहेगी, तो फिर सारे काम सब अपने अपने तरीके से सही ढंग से करते रहेंगे। ठीक है साहब। वर्ल्ड में पहला कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का 1789 लिखित में अगर बात करें तो, और इसी तरीके से फिर फ्रांस का बना, इसी तरीके से सब देशों में काम होने लगा। भारत में बागड़ बिल्ले अंग्रेज हमारे सिर पे तांडव कर रहे थे, हम स्वराज की मांग कर रहे थे। फिर पहली बार खुल के हमने संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग करते हैं एम.एन. रॉय 1934 में, फिर 1935 में कांग्रेस की तरफ से मांग होती है, 1938 में भी मांग होती है, और आ जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अंग्रेज हमें चूरन चटनी खिला रहे थे, अंग्रेज हमें चूरन चटनी खिला रहे थे ये कह के कि भाई ये मांगने दो, इन्हें कुछ नहीं दे रहे। लेकिन हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक, ये था परसों तक का मामला। फिर अंग्रेजों को लगता है यार बिना इनकी भारतीयों की मदद के कैसे काम चलेगा, तो ये अगस्त प्रस्ताव लेके आते हैं। 8 अगस्त 1940 लिनलिथगो लेके आता है, कहता है बाबूजी अरे इंडियन लोगों हमारे साथ क्या दे दो, भाग ले लो, वरना हमारी बहुत पिटाई हो रही है बढ़िया तरीके से। हम कह देते हैं कि नहीं चल जाओ, पहले तुम गारंटी दे दो कि तुम क्या करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनवाओगे। ये क्या कह देते हैं, विचार करेंगे। हम कह देते हैं लंबी छुट्टी ले लो, जब तुम विचार कर लोगे तो पिट लो पहले तुम बढ़िया तरीके से। अब क्या होता है, हम तो मना कर देते हैं। अब आता है क्रिप्स मिशन, यहां से समझना था आज से। क्रिप्स मिशन क्या आता है बेटा, क्रिप्स मिशन आता है। ये क्रिप्स मिशन कब आता है भारत में, ये आता है 1942 में। कब आता है, 1942 में ये क्रिप्स मिशन आता है। इसका हेड था स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था। कौन था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, इसका अगले बंदे का नाम। अच्छा, भारत में ये जो इंसान है इसे थोड़ा लिबरल माना जा रहा है, लिबरल अंग्रेज, उदारवादी अंग्रेज माना जा रहा है, तो इसकी बात थोड़ा सा इंडियन सुनते थे। तो ये आया, इसने रिक्वेस्ट करी कि यार देखो भाई हमारी मदद कर दो। क्यों, क्योंकि जापान छोटा सा देश इधर दक्षिण पूर्वी एशिया में, यानी कि आपके साउथ ईस्टर्न एशिया में ब्रिटेन के जितने भी कॉलोनियल कंट्री थी सबको कब्जे में कर रहा है। अब इनको लग रहा है कि जापान यहाँ तक भी आ जाएगा, भारत तक भी आ जाएगा, तो एकदम चरणों में गिर गए हैं अंग्रेज। कह रहे हैं हमारी कर दो भैया मदद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे कारण क्या था, रीजन क्या था, ये एकदम ऐसे चरणों में क्यों गिरे जा रहे हैं हमारे। तो कारण क्या था कि ये जो जापान है, जापान ने दक्षिण पूर्वी एशिया यानी साउथ ईस्टर्न एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया यानी साउथ ईस्टर्न एशिया जो है, ईस्टर्न एशिया जो है आपका, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर जितने भी ब्रिटिश औपनिवेश थे, औपनिवेश यानी कि कॉलोनीज जो थी अंग्रेजों की, कॉलोनीज को कंट्रोल कर लिया। कॉलोनीज पर क्या कर लिया,
कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अच्छा, अच्छी हैंडराइटिंग में पीडीएफ मिल जा रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। तो हैंडराइटिंग थोड़ी सी ऐसी रहेगी बेटा, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बेटा कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी अरुणपाल जी, इसलिए कल क्लास हो नहीं पाई थी। जस्ट 8 बजे मैं जब सब कुछ तैयार करके बैठी थी तभी मेरी हालत एकदम गड़बड़ा गई, गर्मी की वजह से था। हाँ, आपकी पॉलिटी के लिए ही मैंने बैच लिया है। हाँ, ये भी देख लिया मैंने, देख लिया। लेट्स लर्न फ्रॉम एवरीवेयर, बहुत अच्छी बात है। फुनसुक वांगड़ू मेरे, लेट्स लर्न फ्रॉम एवरीवेयर, फुनसुक वांगड़ू। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, 2 मिनट देखूं मैं। हाँ बेटा, थोड़ा सा दिक्कत ही। मैम प्लीज बताओ आज एसएससी सीजीएल कोर्स परचेस करने का टाइम क्या रहेगा, 12 बजे तक या रात के 12 बजे तक? तो बेटा जी आपका आज का पूरा दिन रहता है, ठीक है ना, आज का पूरा दिन रहता है। तो ऐसे बिल्कुल ये ना सोचें कि दोपहर के 12 बजे तक रहेगा। आराम से निश्चिंत रहो, बढ़िया तरीके से आ जाओ। तो ये तो एक रीजन था, तो ये एकदम चरणों में गिरे पड़े। अब हमने कहा ठीक है यार देखो, अच्छा गांधी बाबा का मानना ये था कि देखो जापान, ये सॉरी आपका जो जर्मनी है उसमें हिटलर जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। तो हम अंग्रेजों की मदद इसलिए कर देंगे क्योंकि दूसरी तरफ की ताकतें जो हैं वो गलत तरीके से लड़ रही हैं। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि अरे बाढ़ में जाने तो इनकी पिटाई लगवा देनी चाहिए बढ़िया तरीके से हिटलर से। तो आपको पता होगा अच्छी तरीके से बोस साहब मिलने भी जाते हैं हिटलर से, है ना। वो किस्सा सुना होगा, हिटलर आता है पहले किसी और को भेजता है और बोस साहब ऐसे कह देते हैं हटाओ इसको, ये हिटलर नहीं है। वो अपने मतलब जिसकी शक्लें बिल्कुल हिटलर से, हिटलर को कभी बोस साहब ने भी नहीं देखा था, तो जिनकी शक्लें हिटलर से मिलती थी बिल्कुल भेजते हैं। फिर एंड में हिटलर आता है, हाथ मिलाते कह देते तू ये हिटलर। तो कहता है कैसे पहचाना? बोले यार हिटलर नाम से दबदबा चल रहा है जिसके हाथ मिलाने में बात ही नहीं दिख रही है, तो फिर कैसे मान लूंगा मैं ये हिटलर है? तो वो सुना होगा आपने। तो ये भारत के अंदर मामला इस तरीके से चल रहा था। अब सुनो, तो जैसे ही ये क्रिप्स मिशन का मामला आता है, ये स्टेफोर्ड क्रिप्स साहब आते हैं, तो इनका हम रिजल्ट क्या निकालते हैं तो ये देख लें। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? ये तो सॉरी सॉरी बोल के कहते हैं कि भैया मान जाओ हमारी बात मान जाओ। हमारे यहाँ क्या होता है, गांधी जी इसको कह देते हैं। अच्छा, इसने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था, पहली चीज लिखना, फर्स्ट टाइम यह गारंटी मिली, गारंटी मांग रहे थे ना हम कि गारंटी दो। फर्स्ट टाइम यह गारंटी मिली कि युद्ध के बाद, कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगी, युद्ध के बाद क्या होगा? युद्ध के बाद भारत के लिए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यानी संविधान के लिए क्या होगी? एक संविधान सभा बनेगी। एक क्या बनेगी? संविधान सभा बनेगी जिसमें भारतीय ही होंगे। सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या बनेगी? असेंबली बनेगी, जिसके अंदर सारे मेंबर कौन होंगे? जिसमें सब भारतीय होंगे। जिसमें सब कौन होंगे? भारतीय होंगे, इंडियन होंगे। जिसमें सब क्या होंगे? भारतीय होंगे। पहली चीज तो ये आई, भारतीय होंगे। इन्होंने पहली टाइम गारंटी दे दी। अच्छा, अब मुस्लिम लीग का सुनो। एमएल यानी मुस्लिम लीग ने कहा 2 संविधान सभा बनाओ। क्या कहा? 2 संविधान सभा बनाओ। क्यों? क्योंकि यह आ रहा है 1942 में, यह आ रहा है 1942 में। और याद होगा आपको कि 1940 में, 1940 में ही पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी। 1940 में ही पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी। मुस्लिम लीग कहने लगी थी कि भैया हमारा एक अलग देश बना दो। तो मुस्लिम लीग ने कहा भैया 2 संविधान सभा बनाओ, एक भारत के लिए बनाओ, एक हमारे लिए अलग बनाओ, यानी पाकिस्तान के लिए अलग बनाओ। ऐसे करके इनकी, उस समय तक ये पाकिस्तान नहीं मांग रहे थे, उस समय तक इनका ये था हमारा देश अलग बनाओ, ठीक है ना। इस समय तक इनके लिए था एमएल के लिए जो कंट्री बने, मुस्लिम लीग के लिए जो कंट्री बने, उनका अलग बनाओ, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का मामला ये रहा, ठीक। अब गांधी बाबा ने एक बात कही कि एक बात बताओ रे, तुम हमें ये कहते हो कि युद्ध के बाद, है ना, तुम बहुत बढ़िया तरीके से पीट दिए गए जापान के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, तो फिर तो तुम भागोगे नहीं यहां से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने नहीं दोगे। बोले ये क्या बात हुई यार, युद्ध के बाद? युद्ध के बाद एक हाथ लो एक हाथ दो, हम तुम्हारे यहां पे चल रहे हैं लड़ने के लिए तुम्हारी तरफ से भारतीय,
तुम हमारे लिए यहां पे बात कर लो कि संविधान सभा बनेगी, इलेक्शन विलेक्शन करवाना शुरू करो। तो गांधी बाबा ने इसको ये कहा, ये पोस्ट डेटेड चेक है। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा ये पोस्ट डेटेड चेक है। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, क्यों कहा? क्योंकि गांधी बाबा इस बात को समझ गए, ये अगर बढ़िया तरीके से पिट गए, अरे ऐसा चेक दे रहे हो जो भुनाना कब है कि साहब ये हो जाए ना उसके बाद इसको भुना लेना, तुम सिक्योरिटी में रखो। अरे तुम पीट दिए गए, तुम मर गए, तुम्हारा खाता ही खत्म हो गया, क्या फायदा उस चेक का जो तुम यहां रख के जा रहे हो गारंटी में। तो मामला कुल मिला के ये था। तो ये यहां तक समझना, क्रिप्स मिशन आया भारत में, स्टैफोर्ड क्रिप्स लेके आते हैं 1942 में और कहते हैं पहली बार भारत में गारंटी देते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की मतलब कत्ती दबी पड़ी है, ये समझ लो। अब उनको लग रहा है भारतीय साथ में नहीं आए तो सब खत्म है, ये पूरा साउथ ईस्टर्न एशिया का जो इलाका है इस पे भैया आ जाएगा कौन? जापान। तो तुरंत आते हैं, कहते हैं हमारा साथ दे दो, मान जाओ यार, वास्तव में हमारी लड़ाई, तुम देखो हिटलर ऐसा है वैसा है फलाना ढिकाना। तो गांधी बाबा कहते हैं ठीक है मान जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह देते हम गारंटी देते हैं आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनवा देंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी, संविधान सभा जो होगी, आपके देश का जो संविधान बनेगा उसमें एक अंग्रेज नहीं होगा। खुश हो जाते हैं। अब लेकिन मुस्लिम लीग को दिक्कत है, मुस्लिम लीग कहती है दो बनाओ, नहीं हमारा मूड नहीं है, हम नहीं रहेंगे इधर, हमें अलग देश चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं यार हम वहां पे परेशान है, तुम यहां अलग बातें बना रहे हो। गांधी बाबा कह देते हैं पोस्ट डेटेड चेक है, तुम पीट दिए गए, नहीं आए वापस लौट के, तो भैया तुम्हारा क्या है, तुमने तो कह दिया जो वादा किया है, अब भैया तुम वादा निभा ही ना पाए, मर गए वहीं पे, आएगा कौन, कैसे काम बनेगा। तो कुल मिला के हाल फिलहाल उसके बाद में भारत शामिल हो जाता है। अब 1945 में आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कल भी बताया था मैंने आपको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैंने आपको कल भी बताया था, अच्छे तरीके से समझते चलना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलती है 1939 से लेकर 1945 तक चलती है। तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, कोई दिक्कत नहीं है। धुरी राष्ट्र जो थे यानी एक्सिस पावर जो थी उन सब ने सरेंडर कर दिया, जर्मनी वगैरह सब लाइन पे आ गए, पीट पाट दिए गए बढ़िया तरीके से। अब हमने कहा भैया जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। अब अंग्रेज कह रहे हैं यार निभाना तो पड़ेगा, और जितना लूटना था लूट भी लिया भारतीयों को, तो एक काम करो अब इनका संविधान बनवा दो। तो बेटा भारत के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन आता है? कैबिनेट मिशन आता है। कौन आता है? कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन हेडिंग क्या डलेगी? अब डलेगी हेडिंग कैबिनेट मिशन डलेगी। क्या डलेगी? हेडिंग कैबिनेट मिशन डलेगी। अब ये कैबिनेट मिशन बेटा भारत में आता है 24 मार्च 1946 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई है, इनने हमसे वादा किया था, अब वो वादा कितना ये निभाएंगे ये हमें देखना है। 24 मार्च 1946 को भारत में आया और 16 मई 1946 को इसने अपनी योजना जो थी, जो प्लानिंग जो थी, अपनी सिफारिश जो थी, अनुशंसा जो थी, उसे सबके सामने प्रस्तुत किया। तो लिखेंगे योजना को या प्लानिंग को, कुछ भी कह लो बेटा जी, जो इन्होंने प्लान बनाया था भारत के लिए को प्रस्तुत किया। अनुशंसा को क्या किया? प्रस्तुत किया कि देखो हम ऐसे मामला बना रहे हैं कि तुम्हारी जो असेंबली होगी वो ऐसे काम करेगी। तो क्या था बेटा जी इस प्लानिंग में, कैबिनेट मिशन की में मेंबर्स कौन थे? पहले तो ये याद रखेंगे 3 मेंबर्स थे इस कैबिनेट मिशन के अंदर। 3 मेंबर्स कौन कौन बेटा जी? एक थे पेंथिक लॉरेंस, एक कौन थे? पेंथिक लॉरेंस। पेंथिक लॉरेंस थे। ये उस समय कौन थे? भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरीट थे उस समय। ये उस समय भारत सचिव के पद पर काम कर रहे थे। दूसरे फिर से आए स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनकी थोड़ी सी इज्जत थी भारत के अंदर, तो कहा यार इस बार भी ये जूता ना मार दे मुंह पे भारतीय, तो तुम चले जाओ, तुम्हारी बात थोड़ी सी मान लेते हैं। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स साहब आए। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। नाम पूछे जाते हैं, एवी अलेक्जेंडर नाम पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मारिएगा और यहां पर नाम याद कर लीजिएगा। कौन कौन? मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टैफोर्ड क्रिप्स वापस आए, इनकी थोड़ी इज्जत थी, इंडियन मानते थे कि थोड़ा लिबरल अंग्रेज है, हमारी बात सुनता है, उधर अंग्रेजों को भी लगता था इनकी बात सुन लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग ले लिए इन्हीं के कहने पे।
तो इन्हें भेजा गया। एवी अलेक्जेंडर जो नेवी के प्रमुख थे, ये भेजे गए। ठीक बेटा जी। अच्छा, अब जब कैबिनेट मिशन आता है तो कैबिनेट मिशन ने क्या क्या बातें रखी, तो देखेंगे क्या क्या बातें रखी। सबसे पहले कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत की जो संविधान सभा होगी, भारत की जो क्या होगी बेटा जी, संविधान सभा में कितने मेंबर होंगे? 389 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स बोले? 389 मेंबर्स होंगे। अब बात यह आती है कि 389 मेंबर्स कैसे निकाले, ये कौन सा आंकड़ा था, किस बेसिस पे निकाला गया? क्या पर्ची चार ही, मतलब वो जो चोर पर्ची खेलते हैं ऐसे पर्ची खेली गई थी? 360, 370, 380 और 389, उनमें से 389 निकल गए, बोले 389 होंगे? नहीं, इसके पीछे रीजन था कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर होंगे। इस 389 का आंकड़ा ये लगाया गया, 389 का आंकड़ा ये लगाया गया कि भाई हर राज्य में हर 10 लाख लिखेंगे, हर 10 लाख की, हर 10 लाख की जनसंख्या पर, हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। एक रिप्रेजेंटेटिव क्या किया जाएगा? चुना जाएगा। मेरी बात फिर से समझिएगा बेटा जी। उस समय भारत की जनसंख्या थी 39 करोड़। कितनी थी? 39 करोड़। तो कहा गया 10 लाख की जनसंख्या पर एक रिप्रेजेंटेटिव, 20 लाख पर 2 रिप्रेजेंटेटिव, 30 पे 4, 40 पे 30 पे 3, 40 पे 4, 50 लाख पे कितने? 1, और 1 करोड़ पे कितने हो गए? 10। तो इस तरीके से करके मामला बनाते 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 कहा गया कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी उसके अंदर 389 मेंबर होंगे। भारत की जनसंख्या उस समय पे 39 करोड़ के करीब थी। CHL के नोट्स हैं मैम, नोट्स बनाएं बेटा, उसमें कुछ चीजें ऐड करते चलो जो तुम्हें लगे। ठीक है, तो क्या कहा? हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे कितने रिप्रेजेंटेटिव? 1 रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। तो आप इसे यहां इंग्लिश वाले जो कह रहे हैं वो ये लिख लें, ऑन एवरी 10 लाख 1 रिप्रेजेंटेटिव विल बी चूजन। 1 रिप्रेजेंटेटिव विल बी चूजन। 1 रिप्रेजेंटेटिव विल बी चूजन। ठीक है, ये कहा गया, ये बात हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राजी हो गए। अब मुस्लिम लीग जो ये कह रही थी कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाओ, मुस्लिम लीग को इन्होंने समझाया कि देखो यार लाला, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनेंगी नहीं। तो मुस्लिम लीग की ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग थी उसको इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन बहुत हद तक मुस्लिम लीग को मना लिया। अब कैसे मनाया वो आपके जानने का कोई लॉजिक नहीं है। इनको कह दिया, समझा दिया, बुझा दिया कि देखो परेशान न हो, हाँ लेकिन अलग से तुम्हारे लिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनने वाली है, यही एक संविधान सभा होगी, यही सबका संविधान बनेगा। ठीक है बेटा जी, ये मामला हो गया। अब होते हैं इलेक्शन। क्या होते हैं? क्योंकि याद रखना मुस्लिम लीग राजी हो गई है, इनकी बात में आ गई है। क्रिप्स मिशन के समय पे मुस्लिम लीग शुरू से ही कह रही थी हमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवा के दो, हमारा देश अलग बनेगा। इन्होंने समझा बुझा दिया है, थोड़ा बरनी में डाल दिया है मुस्लिम लीग को, कह दिया है देखो यार 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बननी नहीं है। ठीक है, मुस्लिम लीग मान गई है। अब इलेक्शन होते हैं बेटा जी, इलेक्शन होते हैं जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए। हमने पहले ही पता लगा लिया, ये डिसाइड कर लिया था कि भैया कि 10 लाख की जनसंख्या से एक व्यक्ति चुना जाएगा। इस तरीके से पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हुए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनेगी और वो संविधान सभा क्या करेगी? भारत के लिए संविधान बनाएगी। ये बात क्लियर थी, मुस्लिम लीग बरनी में भर ली है। ठीक है, इलेक्शन होते हैं जुलाई 1946 में। रिजल्ट आता है बेटा, रिजल्ट आता है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आता रहता है, 1946 तक आता है रिजल्ट आता है। अच्छा, ये इलेक्शन होते कैसे हैं? यहां से क्वेश्चन बना है आपका, मेंस में बना है, CGL मेंस में, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी असेंबली थी? ऑप्शन ए पूरी तरीके से इलेक्टेड, ऑप्शन बी पूरी तरीके से नॉमिनेटेड, ऑप्शन सी
पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड, यानी आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से क्या करी हुई, नॉमिनेट करी हुई। तो आपको राइट आंसर, और डी था कुछ भी मान लो, तो क्या आंसर होगा इसका जवाब देंगे। तो क्या आंसर होगा, नॉमिनेटेड थी, अच्छा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नॉमिनेट करी हुई, प्रस्तावित करी हुई, सी ऑप्शन होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मामला था। अब ये समझना क्या था, कैसे था। इलेक्शन होते हैं बेटा जी, इलेक्शन होता है। अब इलेक्शन कैसे कराया जाता है ये देखो आप। पहली पॉइंट याद रखना, इलेक्शन होते हैं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे होते हैं, यानी भारत की आम जनता को वोट देने के लिए नहीं दिया जाता है। तो फिर चुने कैसे गए ये, तो ध्यान से सुने। ये ऐसे चुने गए कि एक तो होता है बेटा तुम्हारे कान में खुजली हो रही है, तुम ऐसे करो, यहां से खुजा लो यूं करके। एक होता है कि खुजली इस वाले कान में हो रही है लेकिन मैं ये वाला हाथ लेके आऊं और यूं करके करूं, ठीक है ना। ये है डायरेक्ट, मेरा काम हो सकता था लेकिन मैंने ये कान घुमा के काम करा है, हाथ घुमा के काम करा है, इनडायरेक्ट। तो अप्रत्यक्ष कैसे होती है इसे ध्यान से समझना है, अच्छे तरीके से समझना है। अधिकतर बच्चा गड़बड़ा जाता है कि बेटा जी प्रांतीय असेंबली थी, प्रांतीय असेंबली के इंग्लिश में भी लिखा दूंगी, चुने हुए प्रतिनिधियों ने, प्रांतीय असेंबली के चुने हुए प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया। इस बात को समझिएगा, 2 मिनट रुकिए। संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया, सदस्यों का क्या किया, चयन किया। इसे आप इंग्लिश में लिख लें साथ में ही यहीं पे। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द मेंबर्स of the constituent assembly of the constituent assembly, the members of the constituent assembly were being elected by the representatives of provincial assembly। अब ध्यान से समझिएगा ये क्या था। देखो बेटा जी, बहुत ध्यान से समझना। उस समय भी भारत के अंदर कुछ राज्य बने हुए थे। उन राज्यों के अंदर जैसे आज राज्य हैं, हर राज्य में विधानसभा होती है जहां पर कानून बनता है, उसे आप असेंबली बोलते हो कि नहीं बोलते हो, कि विधानसभा में योगी महाराज जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे। तो क्या लिखा आता है इंग्लिश न्यूज़पेपर में, इन द स्टेट असेंबली योगी सेड दैट आई विल बरीड यू, ठीक है, मिट्टी में मिला देंगे, बहुत चल रहा है आजकल। तो आपको यह समझना है कि उस समय पर भी भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में क्या थी, प्रोविंशियल असेंबली यानी प्रांतीय विधानसभाएं काम कर रही थी, प्रांतीय असेंबली काम कर रही थी राज्यों के अंदर। उन राज्यों के अंदर जो प्रांतीय असेंबली काम कर रही थी, उन राज्यों के अंदर जो प्रोविंशियल असेंबली काम कर रही थी, जो उन राज्यों के लिए एक तरीके से छोटे मोटे कानून बनाती थी, तो कहा गया कि इन लोगों को तो भारत के लोगों ने चुना है, तो ये चुने हुए जो लोग हैं ये चुनेंगे संविधान सभा के सदस्यों को। मेरी बात समझ रहे हो? यानी ऐसे कर दिया जाए कि आपने चुना रोजगार विद अंकित, क्या यूट्यूब चैनल, दुनिया भर के चैनल थे लेकिन आपने चुना रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल। अब उसमें अंकित भाटी सर ने अपने एक एक हीरे को, अपने एक एक टीचर को चुना। तो इनडायरेक्टली हम जो यहां हैं वो किसका चयन है, किसके थ्रू इलेक्टेड हैं, आप ही के थ्रू इलेक्टेड हैं, लेकिन डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। डायरेक्टली हम आपके थ्रू इलेक्टेड नहीं है, हम इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। तो इसीलिए कहेंगे ये कैसे इलेक्शन थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। पहले बात समझ में आया, ये वाली बात बताओ, ये वाली बात समझ में आई, फिर मैं आगे बताऊंगी कि कैसे कैसे कितनी कितनी सीटें थी। पहले ये समझना जरूरी है कि कैसे चुने गए थे। समझ में आया? थम्स अप कर दो, बहुत बढ़िया त्यागी जी। प्रोविंशियल का मतलब होता है प्रांतीय, हर प्रांत की, ठीक है ना। मेरी बात समझ पाए? बहुत बढ़िया।
ठीक, यानी कि आम जनता ने किनको चुना था? हर एक प्रोविंशियल, हर एक प्रांत की असेंबली, यानी हर एक प्रांत के लिए जो क्या बना रही थी, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही थी, उसको, उसके मेंबर्स को चुना था। और इन चुने हुए मेंबर्स ने, इन चुने हुए प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रही, ठीक है। ये पहला पॉइंट अप्रत्यक्ष था, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट फिर से समझो, क्योंकि मैं ये चाहती हूं बात समझ में आए पहले, ठीक है। बच्चा क्या करता है, रट मार लेता है, रटना नहीं है, अच्छे तरीके से समझना है। तीसरी बात, अब कहा गया कि यार भारत तो बहुत विविधता है, विविधता यानी इंडिया इज हैविंग अ डाइवर्सिटी। हम तो रिलीजन के नाम पे बहुत सारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो मेन रिलीजन बताए मैंने, और भी हैं, पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, सब हैं हम तो बोले यार ये मामला कैसे होगा? तो बोले एक काम करेंगे, ये जो हर एक प्रांत के अंदर, हर एक प्रोविंशियल के अंदर, हर एक प्रोविंस के अंदर, हर एक तरीके से समझ लो राज्य के अंदर उस समय पे जो असेंबली है, जो वहां की विधानसभा है, उसके चुने हुए लोग जो चुनेंगे कि मेंबर्स को, तो हम ये याद रखेंगे कि कितने मेंबर चुने जाने हैं हर राज्य से। इसको निकालने के लिए तो पता था आपको कि भैया 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो सपोज करो, मेरी बात ये दूसरी बात और पहले समझ लो। सपोज करो बेटा, 2 मिनट के लिए इसे लिखना नहीं है, सपोज करो एक राज्य की जनसंख्या हो गई कितनी, 50 लाख। तो 50 लाख अगर उस राज्य की जनसंख्या थी, उस प्रांत की जनसंख्या थी, तो बताओ उस राज्य से कितने प्रतिनिधि संविधान सभा में चुनकर जाने थे, कितने रिप्रेजेंटेटिव जाने थे? 10 लाख पर एक। तो अगर किसी स्टेट की जनसंख्या 50 लाख थी तो कितने जाने थे? केवल 5 जाने थे। कितने जाने थे? 5 जाने थे। अब यहां सुनो, ये कहा गया कि भैया ये जो निर्वाचन होगा, हर कास्ट का, हर रिलीजन का लोग पहुंचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा न हो। तो इसके लिए कहा गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रयोग। मैं बताती हूं क्या है, इंग्लिश में भी लिखूंगी, सांप्रदायिक पद्धति का प्रयोग, ठीक है। अब सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रयोग, इसका मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि किसके बेसिस पर? अलग अलग कम्युनिटीज हैं भारत के अंदर, तो कम्युनल इलेक्शंस होंगे। कैसे होंगे? पूरे भारत की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांट दिया पूरी भारत की जनसंख्या को। और वो 3 भाग कौन थे? एक तो सिख जनसंख्या, एक मुस्लिम जनसंख्या, और एक थी सामान्य यानी जनरल। इसके अंदर हिंदू वगैरह सब थे। तो यहां लिखेंगे कम्युनल इलेक्शन प्रोसेस को सपोर्ट किया गया, कम्युनल इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस वाज यूज्ड। अब कैसे थी ये तो आप समझ ही जाओगे, ध्यान से सुनो, इस बात को ध्यान से समझना कि जैसे अभी हमने समझा एक स्टेट में 50 लाख की पॉपुलेशन है, तो उसमें मिलेंगी उस स्टेट से 5 लोग चुन के जाने हैं। उस स्टेट से कितने लोग चुन के जाने? 5 लोग। 5 लोग आम जनता नहीं चुनेगी, ये भी मैंने बताया कि आम जनता चुन नहीं रही थी, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे, इनडायरेक्ट थे। कौन चुन रहा था? ऑलरेडी उस राज्य के अंदर, उस स्टेट के अंदर ऑलरेडी एक चुने हुए लोग, प्रोविंशियल असेंबली या प्रांतीय असेंबली के जो चुने हुए लोग थे उनको चुनना था। अब ये 5 सीटें कैसे भरी जाएंगी? ये 5 सीटें 3 कम्युनिटी से भरी जाएंगी। ये 5 सीटें 3 कम्युनिटी से भरी जाएंगी। तो वो जो उस स्टेट की, उस प्रांत की, उस प्रोविंशियल की जो असेंबली के चुने हुए लोग हैं, वो 5 सीटें कैसे भरेंगे? इन 3 कम्युनिटी से भरेंगे। मानो सपोज करो कि एक तो ले लिया सिख कम्युनिटी का कोई मेंबर चुन के भेजेंगे, वो एक मुस्लिम भेजेंगे, एक ही क्या भेजेंगे? जनरल में हिंदू भी आ सकते हैं, सब थे जनरल में, हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन, ये सब थे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब फिर आती है 2 कौन? अब आदमी तो बेटा आधा आधा काटा ना जावे, आदमी तो आधा आधा काटा नहीं जाता है। तो फिर अब 2 बंदे कहां से भेजेंगे जब यही जो कास्ट है या कम्युनिटीज हैं इन्हीं से चुन के जाने हैं? तो फिर सामान्य में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया ऐसी सिचुएशन में। समझ रहे हो ना बिट्टू? हाँ, सबके लिए हेल्पफुल है, हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। पॉलिटी बदलती नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा है, पॉलिटी हुई, हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी हुई, इकोनॉमिक्स हुई, ये नहीं बदलती है।
ये बदलना ही नहीं है बेटा। आ रही बात समझ में? तो 3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज, फिर मैं बताती हूं कितनी कितनी सीटें किस किस स्टेट में और कैसे कैसे गई। पहली चीज, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की उन्होंने, बोले डायरेक्ट इलेक्शन पूरे भारत में हमारे बस की नहीं है, इतनी पूरी जनसंख्या है भैया तुम्हारी 39 करोड़ की, इसमें हम कैसे करा दें। तो कहा कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर, हर 10 लाख की, बेटा ये क्या क्या लिखा, अंग्रेजी में नहीं लिखा तो किस में लिखा है दीपक, बताओ यार बिट्टू। ये कम्युनल इलेक्शन प्रोसेस वाज यूज्ड, और क्या लिखा जाएगा? ठीक है, हाँ, आगे चल के दरोगा हप्पू सिंह यही परिसीमन बनेगा। ठीक है, तो इसे आपको समझना है कि भैया ये लिखा दिए हैं बेटा, तीनों पॉइंट लिखा दिए हैं जो मैं दोबारा बता रही हूं। ये तीनों पॉइंट लिखा दिए हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक बंदा, ये भी लिखाया है अभी। कैसे चुना जाएगा? कि आम जनता ने चुना है प्रांतीय असेंबली के प्रतिनिधियों को, यानी कि प्रांतीय असेंबली यानी प्रोविंशियल असेंबलीज जो थी उनके प्रोविंशियल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है, और ये रिप्रेजेंटेटिव संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। हाँ सही बात है, अब उर्दू में लिखना रह गया है। और ये निर्वाचन कैसे होगा? जनसंख्या को 3 कम्युनिटीज से उठाए जाएंगे, एक सिख, एक मुस्लिम और सामान्य कम्युनिटी। यहां से चुन चुन के हर व्यक्ति पहुंचेगा इन कम्युनिटीज से। ठीक है, तो वो इन कम्युनिटीज के बेसिस पे चुनेंगे कौन? प्रांतीय असेंबली के यानी प्रोविंशियल इलेक्शन के मेंबर। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। कार्यकाल मैंने अनिकेत मैंने क्या कहा? कार्यकाल नहीं लिखाया, यही गलती करते हो आप, पहले फोकस करो। मैंने कहा 24 मार्च 1946 को आया, और अपनी प्रस्तुति कब देता है, रिपोर्ट कब दी, तो रिपोर्ट के बारे में बात करनी है। 16 मई 1946 को रिपोर्ट दी। हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट कब देने की, कार्यकाल के बारे में हम बात कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, अब बात करते हैं। इतना हो गया। अब देखो भाई 389 में सीट कैसे कैसे बटी, तो अब देखेंगे सीट कैसे बंटवारा किया गया। तो यहां गौर फरमाएंगे 389 सीट्स हैं बेटा जी। तो कहा गया 389 में से 296 सीट्स किसकी होंगी? ब्रिटिश प्रांत की, भारत के ब्रिटिश प्रांत की। और 93 सीट्स किसकी होंगी? देसी रियासतों की, देसी रियासतों की। देसी रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट्स, यानी प्रिंसली स्टेट्स, यानी प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स यानी जहां राजा रजवाड़ों का राज चल रहा था। राजा रजवाड़ों का क्या था? राज चल रहा था, उनका अपना मुद्दा चलता था। तो कहा गया 93 सीट्स तो कहां से भरी जाएंगी? ये राजा रजवाड़े अपने तरीके से यहां से नॉमिनेट करके भेजेंगे। यहां से क्या करेंगे? नॉमिनेट करके भेजेंगे। जिसको इन्हें भेजना है संविधान सभा में, उनके नाम ये प्रस्तावित करके भेजेंगे। यहां कोई इलेक्शन नहीं होंगे, यहां कोई इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन जो 296 सीट्स हैं किसकी? ब्रिटिश प्रांत की, यानी इंडियन ब्रिटिश प्रोविंसेस की, इंडियन ब्रिटिश प्रोविंसेस की, यानी भारत के अंदर वो एरिया जिनके ऊपर किनका? अंग्रेज बागड़ बिल्लों का पूरा राज है, अंग्रेज बागड़ बिल्लों का पूरा राज है। 296 सीट्स वहां से होंगी और यहां होंगे इलेक्शन। क्या कहा? यहां होंगे, क्या होंगे? यहां होंगे इलेक्शन। यहां क्या होंगे? इलेक्शन होंगे। और 93 सीट्स जहां पर राजा रजवाड़े, एक बात जानते हो ना, 1857 की लड़ाई में हमने ये खूब पीटे, हालांकि हम सफल नहीं हो पाए। उसके बाद इन्हें समझ में आ गया कि इनने उठा लिए भारतीयों ने बंदूक, और ये अपनी पे आ गए ना, तो ऐसे करके पेट में घुसेड़ के और इंग्लैंड तक छोड़ आएंगे। तो इन्होंने 1857 के बाद तुरंत सरेंडर, ये जब खत्म हुआ था 1857 का फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम खत्म हुआ, तो 1858 के करीब 1859 में इन्होंने क्या कहा था? जो चल रहा है अब, जितने पार्ट हमने भारत के अपने कब्जे में ले लिए वो तो हमारे कब्जे में रहेंगे। जिन पे हमारा कब्जा नहीं हुआ, जिन पे राजा रानी रूल कर रहे हैं, अब हम उनको छेड़ेंगे नहीं। तो ऐसे 93 सीटें किनको दे दी गई? उन्हीं प्रिंसली स्टेट्स को दे दी गई कि आपकी मर्जी है राजा जी, यहां आप इलेक्शन करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते हो, आप कोई इलेक्शन मत कराओ, यहां से चुन के अपनी मर्जी से नॉमिनेट करके भेज दो। किनको? बंदों को। कहां पर? संविधान सभा में अपने राज्य में से। मेरी बात समझ गए ना?
ठीक, समझाती हूँ गुड्डा, तसल्ली रखो, सारे डाउट क्लियर करूंगी। ये 292 296 वाला भी, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। रजिया के पति अल्तुनिया, भाई ऐसा नाम रख लेता है ये बालक, हंसी सी आ जाती है मुझे। रजिया का पति अल्तुनिया, अल्तुनिया, ठीक है। अच्छा ये कहाँ गया? ठीक 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 ठीक, आ जाओ, आओ। तो यहां तक समझे, 296 सीट्स इलेक्शन होंगे और वो सीट्स किन एरियाज के लिए बांटी गई? जहां पर अंग्रेजों का राज था, ठीक है। अब इस 296 में, यानी उन्हें कहते हैं ब्रिटिश प्रांत, भारत के ही हिस्से हैं, लेकिन उनके ऊपर इन बागड़ बिल्लों का हिस्सा है, यानी इन बागड़ बिल्लों की चलती है, ब्रिटिश प्रांत हैं वो, उन्हें इंडियन ब्रिटिश प्रोविंसेस कहा गया। अब इस 296 को भी दो भागों में बांटेंगे बेटा जी, 292 और 4। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें 11 उस समय भारत के अंदर राज्य थे। क्या समझेंगे कि उस समय भारत के अंदर 11 गवर्नर प्रांत थे, यानी जैसे आज समझ लो कि आज के समय पर भारत के अंदर 28 राज्य हैं, तो ऐसे ही उस समय पर भारत के अंदर 11 राज्य थे, 11 स्टेट्स थे, और उस हर राज्य में क्या था? एक गवर्नर हुआ करता था। तो कहा गया 292 सीट्स तो कहां से भरेंगी? गवर्नर प्रांतों से, 11 गवर्नर प्रांतों से। मेरी बात समझना, 292 सीट्स लिखूं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 292 सीट, 292 सीट्स तो कहां से भरी जाएंगी? 11 गवर्नर प्रांतों से, 11 गवर्नर प्रांतों से। अब यहां शॉर्ट में लिख देना, गवर्नर प्रांत का मतलब, गवर्नर प्रोविंसेस का मतलब, उस समय भारत में 11 राज्य थे। क्या बोलेंगे? उस समय, मेरे साथ समझो, उस समय भारत में 11 एक तरीके से क्या थे? राज्य थे, जिन पर गवर्नर काम कर रहे थे। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कहा 292 सीट्स उन 11 प्रांतों से भरी जाएंगी, उन 11 स्टेट्स से भरी जाएंगी। और 4 सीट्स जो भरी जाएंगी वो जैसे आज के जमाने में यूनियन टेरिटरी है भारत में 8, ऐसे ही कहा गया 4 सीट भरी जाएंगी। कहां से? आपके मुख्य आयुक्त की, यानी चीफ कमिश्नरेट की, मुख्य आयुक्त प्रांतों से, मुख्य आयुक्त के प्रांतों से भरी जाएंगी, आयुक्त के प्रांतों से। यहां शॉर्ट में लिख दो, आज की यूनियन टेरिटरी समझ लो, आज की यूटी से, ठीक है। यानी चीफ कमिश्नरेट के प्रांत से, चीफ कमिश्नरेट, चीफ कमिश्नर के प्रांत से, कमिश्नर के किससे? प्रोविंस से। प्रोविंस का मतलब राज्य मान लो एक तरीके से, प्रोविंस से 4 सीट भरी जाएंगी। और 292 सीट्स कहां से भरी जाएंगी? उस समय भारत में 11 गवर्नर प्रांत थे, यानी 11 स्टेट्स थे। बिल्कुल वहां पर एक एक प्रांत में एक एक गवर्नर था, बिल्कुल वहां पर एक एक प्रांत में एक एक अपनी इलेक्शन असेंबली थी। इस तरीके का मामला था। मेरी बात समझे? बहुत बढ़िया। तो 4 गवर्नर प्रांत वैसे कभी नहीं पूछा, सीजीएल में भी नहीं पूछा, पीसीएस में भी नहीं पूछा है, यूपीएससी में भी नहीं पूछा है। तो मैं वैसे लिखाने में मुझे लगता नहीं है कि इसकी जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर कोई लिखना चाहे कि 4 कमिश्नर प्रांत कौन थे, तो दिल्ली था, एक अजमेर मारवाड़ था, ठीक है, कुर्ग था, कुर्ग, और ब्रिटिश बलूचिस्तान था, ब्रिटिश बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। तो यहां से एक एक सीट भर के जाएगी चीफ कमिश्नरेट की तरफ से, ठीक है, चीफ कमिश्नरेट की तरफ से, यानी कि एक तरीके से आज की यूनियन टेरिटरी समझ लो। और 11 गवर्नर प्रांत जो थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत जिसे आप बोलते हो, आज का यूपी बोलते हो, मध्य प्रांत, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी सीमांत का पंजाब, सिंध, असम, ये 11 हो जाएंगे, ठीक है। कभी पूछा नहीं गया, इसलिए चक्कर में मत पड़ो। तो ये गवर्नर प्रांत थे। इतना समझ लो जैसे आज के राज्य, जैसे आज के राज्य, ये शॉर्ट में लिख लेना है यहां पर, ताकि तुम समझ पाओगे। गवर्नर प्रांत, आज के राज्य जिनमें क्या होती है? जिनमें गवर्नर होते हैं। जिनमें कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। ये समझने के लिए है, ये शॉर्ट में खुद को समझाने के लिए लिखना, ठीक, ताकि आगे चल के तुम परेशान ना हो पाओ। अरे औलाद, ये लिखाई तो है। चीफ कमिश्नर के प्रांत कौन से थे? फिर भी पूछेंगे। अबे बलूचिस्तान, एक औलाद कह रही है बलूचिस्तान दिल्ली में पड़ता है। हाँ साहब, बिल्कुल।
तुम्हारी ज्योग्राफी भी बहुत ठीक है और तुम्हारी हिस्ट्री भी बहुत ठीक है। बलूचिस्तान दिल्ली में पड़ता था, मार न लगाऊं तुम्हारी, है बलूचिस्तान दिल्ली में पड़ता, चुप है, बलूचिस्तान दिल्ली में पढ़ा रहे हैं। ऐसी बातें सवेरे सवेरे कौन सी चीज ली है? चाय पीती दुनिया, छोटे बच्चे हो दूध पीते हो, तुमने क्या पिया है बेटा सवेरे सवेरे? हैं कौन सा मामला लेके बैठे हो? दिल्ली में ब्रिटिश बलूचिस्तान लेकर आ रही है औलाद। अरे मैं मर जाऊं, कहाँ कौन सी चीज में है बालक अलग? बेटा ऐसी चीजें नहीं करते सुबह सुबह, बाबू ऐसा किसी चीज में नहीं पढ़ते। ऐसी चीज में पढ़ के ही गड़बड़ हो जाती है, सुबह सुबह ही मामला एकदम ब्लास्ट हो जाता है। आ जाओ पहले यहां तक, समझ गए मेरी बात? यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराती हूं, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये समझना बहुत जरूरी है और यहां से प्रश्न बने हैं। चलो मैं प्रश्न ही पूछती चलती हूं तो समझ में आ जाएगा। जो जो प्रश्न बने हैं मैं पहला प्रश्न लेकर आती हूं आपके सामने, आप बता पा रहे हो तो इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन की मांग को क्यों ठुकराया? मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन की मांग को क्यों ठुकराया? आप मुझे सिंपल बता दो, मैं समझ जाऊंगी, ऑप्शन दिलवाओ मत। ब्रिटिश मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन की मांग को क्यों ठुकराया था? दूसरी क्वेश्चन आएगा कि भाई कैबिनेट, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन ने अपनी संतुति या अनुशंसा कह लो, या रिपोर्ट या अपनी सिफारिश कब प्रस्तुत की? अनुशंसा या रिपोर्ट कब प्रेजेंट की, कब दी? फटाफट से छापो, जितनी देर में मैं लिख रही हूं, सिंपल आंसर दो मुझे। हाँ, वो अलग कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे थे, बहुत बढ़िया। यहां बताओ कैबिनेट मिशन ने अपनी संतुति, अनुशंसा या अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 16 मई 1946। शाबाश, यहां तक समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, भारत की जो संविधान सभा थी, ये अभी अभी पूछा था, भारत की संविधान सभा क्या थी? यह आया हुआ प्रश्न है सीजीएल सेकेंड ईयर में। भारत की संविधान सभा क्या थी में ये पूछा गया था आपसे कि कैसी थी भैया? तो ऑप्शन ए था आंशिक रूप से निर्वाचित, पूर्ण निर्वाचित था, पूर्ण तरीके से निर्वाचित थी, पूरी तरीके से इलेक्टेड थी। बी था पूर्ण रूप से प्रस्तावित थी, यानी नॉमिनेटेड लोगों से भरी हुई थी। सी था आंशिक रूप से निर्वाचित, क्योंकि आपको पता है 296 सीट्स पे इलेक्शन हो रहे हैं। आंशिक रूप से यानी पार्शियली निर्वाचित थी, 296 निर्वाचित, आपको पता है 296 सीट्स पर इलेक्शन हुए। और आंशिक ही प्रस्तावित थी, आंशिक प्रस्तावित यानी पार्शियली नॉमिनेटेड, आंशिक नॉमिनेटेड थी, क्योंकि आप जानते हो देसी रियासतों से राजा रजवाड़ों को कह दिया 93 सीट्स आप खुद भर लो, जिसको भेजना चाहो उसको भेज दो। तो सी ऑप्शन है, यह भी प्रश्न पूछा गया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने, अब एक क्वेश्चन मैं पूछती हूं, लिखाऊंगी नहीं, जवाब देना है, बहुत फोकस होके सुनना है, तभी जवाब दे पाओगे। इस तरीके के क्वेश्चन को यहीं के यहीं निपटा पाओगे। तो पहला जो अब मैं बोल रही हूं उसको ध्यान से सुनना है कि भाई संविधान सभा के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? पहला पॉइंट ये कहता है कि संविधान सभा ने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज इलेक्शन वर इनडायरेक्ट। ऑप्शन 2 कहता है, बी कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय असेंबली यानी प्रोविंशियल असेंबली के चुने हुए प्रतिनिधियों ने चुना। ऑप्शन सी कहता है कि यह सामुदायिक निर्वाचन के आधार पर हुआ। ठीक है, यानी समुदाय कौन से डिसाइड किए गए थे? सिख, फिर मुस्लिम और सामान्य। और ऑप्शन डी कहता है आपका प्रत्येक यानी हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट डिसाइड कर दी गई। तो बताओ विच वन इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? अरे सुन तो रहे थे, यूं कह रहे हैं ऑप्शन भूल गए। कौन सा सही नहीं है? सारे ही सही थे, केवल उनने ध्यान से बताया जिन्होंने पूरा फोकस करा था। तुम ना
तुम सुनते भी नहीं हो औलादों, तुम सब मामले में अलग हो, ठीक है ना, अलग ही मजे ले रहे हो, ठीक है। सारे ही सही थे, मैंने सारे ही सही बोले थे। आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो रहा मामला, सब इलेक्शन विलेक्शन हो गए, वो भी आ गई, मतलब रिपोर्ट भी आ गई, इलेक्शन के बाद में रिजल्ट आ गए अक्टूबर नवंबर 1946 में। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट बैठक कब हुई, फर्स्ट बैठक लिखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बैठकें लिखानी है, संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा की बैठकें यानी सिटिंग, बैठकें यानी सीटिंग जिन्हें बोलते हैं ना, सीटिंग्स कब हुई, सीटिंग्स कब कब हुई। तो पहली बैठक याद रखना है बेटा जी, पहली बैठक याद रखना है कब हुई, तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को ही। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर में हुई है गुड्डा, अक्टूबर नवंबर में तो रिजल्ट आया है मेरे बच्चे। तो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें अध्यक्ष कौन थे, इसमें आपके चेयरपर्सन कौन थे, तो याद रखना इसमें चेयरपर्सन रखे गए। चेयरपर्सन किनको बनाया गया, तो याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा को। किनको? सच्चिदानंद सिन्हा को। किनको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। अब बिट्टू सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया? क्योंकि ये जो बैठकें हुई भारत की संविधान सभा की, ये फ्रेंच परंपरा के अनुसार हुई। याद क्या रखेंगे? पहली बैठक जो हुई वो किसके बेसिस पे हुई? फ्रेंच परंपरा के अनुसार, फ्रेंच ट्रेडिशन के बेसिस पे। अब कहोगे फ्रेंच ट्रेडिशन क्या था? दारू वारू चलाई थी क्या वहां पे? फ्रेंच परंपरा यानी टोस्ट किया होगा, रम की बोतल लेके गए होंगे? नहीं, फ्रेंच परंपरा ये कहती है कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसका सबसे सीनियर मोस्ट जो आदमी होता है उसको मेन पोजीशन दी जाती है। तो 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई तो सबसे सीनियर मोस्ट कौन थे, सबसे बुजुर्ग कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो फ्रेंच ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उनको क्या कह दिया? उनको कह दिया कि आप क्या बनोगे? आप बनोगे क्या? आप बनोगे अध्यक्ष। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये टेम्पररी था। ये क्या, कैसा अध्यक्ष बनाया गया? इन्हें टेम्पररी, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। अस्थाई, पहले दिन बैठे हैं, बातचीत तो होगी, तो किसको बनाया जाए? इलेक्शन बाद में होगा, तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बना दिया गया। पहले दिन की बैठक में याद रखना 211 सदस्य थे। कितने लोगों ने भाग लिया? 211 सदस्य आउट ऑफ 389 मेंबर्स में से कितने लोगों ने भाग लिया था बेटा? तो याद रखना 211 लोगों ने भाग लिया था। और बात करेंगे कौन कौन भाग गया पहली ही बैठक में, तो लिख लेना मुस्लिम लीग व हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। हैदराबाद देसी रियासत थी, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने कह दिया ना जी ना, ठीक है, हम तो इलेक्शन के बाद जो मामला रिजल्ट निकल के आया था, पहले यहां एक चीज और नोट करवा लेनी चाहिए थी मुझे, किधर गया बेटा? यहां पहली बैठक से पहले ना एक चीज लिख लो। यहां पहली बैठक से पहले एक चीज लिख लो, जो रिजल्ट हुआ उसका जो रिजल्ट आया वो था क्या? कि मुस्लिम लीग भाग गई, मुस्लिम लीग के एकदम ऐसे मिर्ची सी लग गई है। तो मिर्ची लगने का कारण नहीं जानोगे तब तक कैसे समझ में आएगा? तो यहां लिख लो बेटा रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट ये रहा था कि 296 सीट्स पे इलेक्शन हुए थे। आपको पता है 11 तो ब्रिटिश प्रांतों से हुए थे और 4 कमिश्नरेट की जगह थी, सीट थी, तो वहां से होने थे। यानी 292 सीट्स तो 11 स्टेट से भरी गई और 4 उस जमाने की यूनियन टेरिटरी से भरी गई। तो देखेंगे रिजल्ट क्या निकला। तो रिजल्ट में लिखेंगे कांग्रेस 296 सीट्स में से कितनी? 208 सीट ले गई। अब मुस्लिम लीग को कितनी मिली? तो याद रखेंगे मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीट्स। अब इनके पेट में हुआ दर्द, इनके पेट में हुआ भाई साहब बहुत जोर से दर्द। कैबिनेट मिशन ने इन्हें जो गुगली या जैसे भी बोतल में भरा था इन्हें, अब इन्हें लगने लगा यार हमारा काम कुछ होगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस की देखो 208 सीट हैं 296 में से, और हमें कितनी मिली है? 73 सीट्स। तो बोले हम तो जीवन भर यहां भारत के अंदर तो विपक्ष में बैठे रह जाएंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जैसे ही रिजल्ट निकला था, मांग बहुत तेजी के साथ में ही हाउ हाउ तौबा मचाना शुरू कर दिया था, बहुत जोरदारी से हाय तौबा मचानी शुरू कर दी थी। तो ये वाला मामला रहा था। इस तरीके से बड़ी समस्या रही। कुल मिला के राजी नहीं हुए, मुस्लिम लीग पहली ही मीटिंग में भग निकली।
ठीक है, पहली ही बैठक में मुस्लिम लीग ने कह दिया ना जी ना, हम तो जा रहे हैं। साथ में हैदराबाद देसी रियासत थी जिसने भाग ही नहीं लिया, इसका दिल पाकिस्तान की तरफ ही धड़क रहा था। ठीक है, ये मामला समझ में आया, ये थी पहली बैठक, कोई दिक्कत, ये थी पहली बैठक, पहली बैठक समझ में आई। अब समझेंगे दूसरी बैठक, अब समझेंगे दूसरी बैठक, इसको एक बार अच्छे से जरूर समझना, फिर लिखेंगे सेकंड बैठक कब हुई, सेकंड बैठक कब हुई। तो बेटा जी याद रखना, सेकंड बैठक होती है जस्ट एक दिन छोड़ के ही हो जाती है, 11 दिसंबर को होती है, 11 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, अब 11 दिसंबर 1946 को होती है, तो अब परमानेंट अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, परमानेंट अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो याद रखेंगे हमेशा पूछा जाता है, तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया, परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अब उपाध्यक्ष कौन थे, वाइस चेयरपर्सन कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष या डिप्यूटी स्पीकर कौन थे, कुछ भी कह लीजिए, डिप्यूटी स्पीकर कौन थे, डिप्यूटी स्पीकर कौन थे, तो याद रखेंगे डिप्यूटी स्पीकर या उपाध्यक्ष के रूप में आप याद रखते हैं एच.सी. मुखर्जी। किनको, एच.सी. मुखर्जी। अब किसी का दिल करेगा एच.सी. मुखर्जी का पूरा नाम बताओ, कि बालकों में एक आदत होती है, बच्चा ये सोचता है चेक करूं टीचर की नॉलेज कितनी है, तो करता है एच.सी. मुखर्जी का नाम बताओ, एक आध कोई पूछ लेगा, ये तो मैंने बोल दिया है अब, इसलिए एक आध नहीं पूछा, देखा आ गया एक बालक, मैं नाम नहीं ले रही उसका, लेकिन एक ने पूछ लिया फुल नेम, तो बोलेंगे एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र नाथ मुखर्जी। ठीक है, जिसका मन करे वो लिख ले, है ना, हाँ बिल्कुल लिख ले, जिसका मन करे, है ना, हरेंद्र चरण मुखर्जी जी कह लीजिए, तो वो अपना लिख ले एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, आ जाओ। ठीक, उपाध्यक्ष। अच्छा, एक और उपाध्यक्ष का नाम आता है वी.टी. कृष्णामाचारी। किनका नाम आता है, वी.टी. कृष्णामाचारी। किनका नाम आता है, वी.टी. यूटी नहीं, यूटी नहीं, वी.टी. वेंकट। ठीक है, वंगल, वंगल। एक और थे, दूसरे का नाम भी लिखेंगे वी.टी. कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी। दूसरों के नाम क्या लिखेंगे, हाँ वी.टी. कृष्णामाचारी लिख लेंगे, दूसरा नाम वी.टी. कृष्णामाचारी लिखेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वी.टी. कृष्णामाचारी दूसरा नाम लिखेंगे। वी.टी. कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णा, वी.टी. नहीं है, वी.टी. वंगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णामाचारी, वंगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णामाचारी, वंगल, वंगल, वंगल। बताएंगे बेटा स्वतंत्र भारत, अभी भारत को आजादी दिलाई कहां है, अभी तो शुरुआती दिसंबर चल रहा है, 11 दिसंबर 1946। अभी रुको, अभी रुको, अभी युद्ध होने दो, अभी मुस्लिम लीग का मुंह सड़ा है, मुस्लिम लीग भगी है, अब रिजल्ट निकलेगा कि क्या आएगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो तसल्ली रखो, बिल्कुल सीक्वेंस में चलाऊंगी तो पढ़ते समय तुम्हें भी कहानी याद रहेगी, वरना तुम भी भाग जाओगे। वी.टी. कृष्णामाचारी याद रखना, वेंगल, वंगल कह लो, वेंगल भी लिखा रहता है कई जगह किताबों पे, वंगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णामाचारी। ठीक है, आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नॉलेज चेक हो गई होगी अपने गुरुजी की, अब तुम आगे बढ़ जाओ। अच्छा, यहीं लिखेंगे संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, सलाहकार कौन थे, तो वो लिखेंगे आप बी.एन. राव, बी.एन. राव। इनका नाम पूरा लिख लो बेटा, बेनेगल नरसिम्हा राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यहां पूछा जाता है संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, एडवाइजर कौन थे, तो बिट्टू जी याद रखेंगे वो थे बी.एन. राव। कोई दिक्कत बेटा जी, हाँ बेनेगल नरसिम्हा राव ये थे। ये हो गया, पहली बैठक हो गई थी, सेकंड बैठक हो गई। पहली बैठक फ्रेंच परंपरा के अनुसार तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, उन्हें बैठा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब दूसरी बार हुआ तो इलेक्शन हुआ। ये सारा का सारा जिन जिन को जो जो पोस्ट मिली है सब किस बेसिस पे मिली है, जो चुनी हुई सरकार थी, जो चुनकर संविधान सभा के सदस्य आए थे, उन्होंने ही अपने आपस में इलेक्शन करा और डिसाइड करा कि हम राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे। डिप्यूटी स्पीकर एस.सी. मुखर्जी को चुना गया। फिर उसके बाद में 1948 के बाद में वी.टी. कृष्णामाचारी भी उपाध्यक्ष रहे। संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव रहे। ठीक है बेटा जी, अच्छा जी। अब आ जाओ तीसरी बैठक, अब आ जाओ किसके ऊपर,
थर्ड बैठक के ऊपर आ जाओ, थर्ड सीटिंग के ऊपर आओ, ये भी एक दिन छोड़ के हुई, तो 13 दिसंबर 1946। ये 3 बैठकें जरूर दिमाग में छपी रहें। तीसरी बैठक में क्या हुआ, चाचा जी आ गए। चाचा जी ने क्या किया, चाचा जी यानी जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या प्रस्तुत किया, नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, क्या बेटा जी, उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया। क्या करा, प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या रहता है बेटा, कि ये जो मेन एम है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके अंदर मेन बातें क्या होंगी। तो इन्होंने कहा कि भैया मेन बातें ये होंगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संप्रभु होगा, भारत क्या होगा, संप्रभु, सोवरेन होगा, सोवरेन होगा, यानी हम अपने प्रभु खुद होंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे। दूसरा कहा भारत क्या होगा, गणराज्य होगा। क्या कहा, भारत क्या होगा, गणराज्य होगा, यानी भारत एक रिपब्लिक कंट्री होगी जिसका हेड चुना हुआ होगा, ना कि राजा का बेटा राजा होगा। तीसरा कहा कि माइनॉरिटीज यानी जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों का ध्यान रखेंगे, अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान, और भी बहुत सारी बातें थी, ठीक है, हितों का ध्यान, हितों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसे ही बाद में इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे कि 22 जनवरी 1947 में इसे ही प्रस्तावना यानी प्रेम्बल के रूप में, इसे ही प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के रूप में एक्सेप्ट किया गया। किसके रूप में, प्रस्तावना कह लो या कह लो प्रियम्बल के रूप में क्या किया गया, स्वीकार किया गया, रूप में क्या किया गया, स्वीकार किया गया। मेरी बात समझ पा रहे हो, स्वीकार किया गया, मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा। प्रस्तावना या प्रियम्बल क्या होता है मैं बताती हूँ। तुम्हारा विवाह हो गया हो जिनका, अभी तो तुम छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हारा कहाँ विवाह हुआ है, एक आध कोई ऐसा हो जिसका हो गया हो, है ना, बाल विवाह हो गया हो जिसका, उसको थाली में बिठा के घुमा दिया हो अखातीज के दिन। तो सपोज करो आपका जिसका भी विवाह हुआ है, या फिर वो कहते हैं ना भारत के अंदर कि भैया कोई दिक्कत ना, घोड़ी ना चढ़े तो का भयो, बारात तो बहुत करी है, तो जो घोड़ी नहीं चढ़ाए उसने बारात तो करी होंगी। तुम्हारा विवाह के कार्ड नहीं छपे तो क्या हो गया, तुमने वो तो देखा होगा, कार्ड तो देखे होंगे दूसरों के। तो बेटा जी कार्ड जब देखते हो तो कार्ड में एक एक चीज एकदम बढ़िया तरीके से लिखी रहती है कि फलाने के पुत्र, फलाने का सुपुत्र और फलानी की सुपुत्री, और दोनों का मंगलमय बेला में चांदनी रात में भीगी भीगी पलकों के संग लड़की को विदा करेंगे। इस समय खाना होगा, इस समय पापा मम्मी का नाम है, ये खानदान के लोग ये करते हैं, फलाना करते हैं, डिकाना करते हैं। ये जो पूरा तमाम अंदर का पेज होता है, अंदर वाला पेज जिसमें खानदान की डिटेल, पापा मम्मी कौन है, और पापा की पोस्ट क्या है, लड़के की पोस्ट क्या है, लड़की की पोस्ट क्या है, और वो नीचे जो घर के ऊंट हो चुके होते हैं लेकिन फिर भी उनका नाम लिखाते हैं, हमारी दीदी की शादी में जलूल जलूल आना जी, हमारे जीजा जी के जूते जलूल जलूल चुलाना जी, ठीक है। तो वो जो लिखा रहता है, ये समझ लो पूरा संविधान, अंदर का मसौदा, जिसमें तुम देखते हो खोलते ही खाना कब खुलेगा, ठीक, अच्छा बारात कब जाएगी, ठीक भाई साहब, बारात में जाना होता है तो अंदर देखता है। अच्छा फ्रंट पेज जो होता है उस पर क्या लिखा रहता है, शुभ विवाह, और वहीं लिखा रहता है फलानी डेट का विवाह, और किस किस का हो रहा है ये इतनी डिटेल, है ना। तो ये समझ लो अंदर जो भी है उसका डिस्क्लेमर बाहर फ्रंट पेज पे रहता है। तो अंदर जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में उसका डिस्क्लेमर ही है उद्देश्य प्रस्ताव, कि जो भी कुछ बन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसमें रखा क्या जाएगा। तो वो रख दिया कि भैया इंडिया संप्रभु होगा, सोवरेन होगा, हम अपने खुद के मालिक होंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, अंग्रेजों ने बहुत दबाया, अब हम अपने सारे डिसीजन खुद लेंगे, गणराज्य होगा, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, चुना हुआ होगा कंट्री का हेड, माइनॉरिटीज के हितों का ध्यान रखेंगे, हमारी जो परंपरा है उसको भी ध्यान रखेंगे, ये सारी बातें। फिर उसे ही हमने प्रस्तावना प्रियम्बल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। मेरी बात समझ पाए ना, बस यही यहां तक समझ लो। अब कल मैं कराऊंगी भारत का बंटवारा। मैं तो क्या कराऊंगी बेटा, मेरी तो क्या औकात, हम होते तो शायद कोशिशें करते, पर उस समय जो चीज हुई है वो तो हुई है, ठीक है। तो कल करेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम, और जैसे ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने मना कर दिया है, तो ये संविधान सभा कैसे बटेगी,
कितने सीट्स रह जाएंगी, और फिर करेंगे समितियां, और फिर समझेंगे प्रारूप समिति के बारे में, और कल ये मुद्दा क्लोज कर देंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये इसे तुम जो हड़बड़ा जाते हो ना कि कितनी सीटें किसकी, मैं एक एक चीज खुद पॉइंट में, सीक्वेंस में, कहानी के एक एक तार को वहीं से लेके चलूंगी जहां वो जुड़ना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो कल मिलेंगे बेटा। हाँ बिल्कुल, ले लो रजिया के पति अल्तुनिया बैच ले लो, बिल्कुल बढ़िया तरीके। तो कल करेंगे, है ना। और टिल द टाइम बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और कल आपकी एक क्लास नहीं हो पाई उसका मुझे दुख रहेगा। ठीक है, हाँ, सारी समितियों पे बात करवा दूंगी तुम्हारी, घबराओ मत। मैं देखती हूँ कि कल क्या मेरा डेमो होगा या फिर कल क्लास डायरेक्टली चलेगी, वो देखा जाएगा। हो सकता है कि डेमो क्लास ना हो और डायरेक्ट चले, और हो सकता है क्योंकि मेरा तीसरा डेमो नहीं हुआ है तो शायद यहाँ हो। ठीक है, देखेंगे, वो पता लग जाएगा। अगर नोटिफिकेशन आएगा तो इसका मतलब समझ जाना बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, किसी के लिए भी ले लो बेटा जी, आप किसी के लिए भी ले लो। चलो बेटा जी, बाय।